हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। हम देखेंगे कि दो फंक्शंस अगर हमें दिए गए हैं तो उसमें हम कंपैरिजन एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम गेट पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली गेट पीवाईक्यू जो होते हैं वो वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर्स जनरली गलत नहीं होते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आता है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका आप इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हो कि नहीं क्वेश्चंस पे, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो गेट में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लूप कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि फंक्शंस की कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे एक लूप दिया गया है। इस लूप में पैरेलली काम होता है, मतलब कि इसमें आई और जे को इनिशियलाइज किया है, एक कंडीशन दी है और फिर आई और जे की वैल्यू वो चेंज करते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे बोला है कि ये सी प्रोग्राम है, लेकिन आप इसको जावा भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज C++ जावा में लूप का जो सिंटेक्स होता है वो ज्यादातर चेंज नहीं होता। जावा में भी सेम सिंटेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी है। देखो मुझे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ जे डिनोट द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल जे आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ दिस लूप। तो ये लूप जब टर्मिनेट होगी तब जे की वैल्यू क्या होगी। और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है। तो बेसिकली अगर लूप के बारे में पूछा होता तो मुझे सिर्फ इन टर्म्स को ही देखना होता, और ये हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया है कि हर बार n/2 होगा, तो मतलब कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ log 2n, राइट। ये हमें पता है, लेकिन ये मुझे नहीं पूछा है, मुझे जे की वैल्यू पूछी है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा हर इटरेशन के लिए। तो जे मानो कि जे की इनिशियल वैल्यू है 0 और आई की इनिशियल वैल्यू है n, ये इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज n ग्रेटर देन 0। तो तब j की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस n दैट इज n। एंड उसके बाद i की वैल्यू, इटरेशन के बाद i की वैल्यू क्या होगी, n प्लस n/2, राइट, यहां से। तो n/2। अब नेक्स्ट j की वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी j n है और उसमें i की वैल्यू ऐड करेंगे n/2। तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, n/2 फिर j की वैल्यू क्या होगी, n प्लस n/2 प्लस n/2 और उस केस में i की वैल्यू क्या होगी, 2⁵, राइट। तो मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि लूप जब टर्मिनेट होती है तब i की वैल्यू सपोज है n/2k वेर k इज नंबर ऑफ इटरेशन। देखो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड इटरेशन था। तो यहाँ पे आपको n/2 मिला, फिर यहाँ पे आपको n/2 मिला, यहाँ पे आपको n/2 मिला। तो अगर केथ इटरेशन है तो मान लो कि मुझे n/2k मिल रहा है और उसके लिए ये लूप टर्मिनेट हो रही है। तो पहले हमने जैसा किया था वैसा ही, दैट इज n/2k इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 है, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान सकते हो उसको। तो इसकी मदद से मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू k और मुझे k मिल जाएगा log n। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ कंपेरिजन log n है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगी। तो ये हो गया log n बेस 2। अब मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे तो j की वैल्यू पूछी है जो सम है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब ये ऐसा होगा तब j की वैल्यू क्या होगी, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये अगर 2⁵ है तो ये कहाँ तक आता है, n/2 तक आता है सब। तो मान लो कि ये अगर 2k है तो j की वैल्यू क्या होगी, n प्लस n/2 प्लस n/2 स्क्वायर अप टू n/2k-1, राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला मुझे सम का मिल गया j के लिए। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, हम देखते हैं कि यहाँ पे j का जनरल फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। तो j का सम जो है, मतलब जो ये वैल्यू ऑफ j है, वैल्यू ऑफ j आपको क्या मिलेगी, n प्लस n/2 प्लस n/2 स्क्वायर अप टू n/2k-1। यहाँ पे मैंने n को कॉमन निकाल लिया, मुझे मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू 1/2k-1, राइट। अब इसका इक्वेशन क्या है, a 1 माइनस r⁻k+1, मतलब ओवरऑल अगर इसको मैं k बोलूं और यहाँ पे मैं मान लो कि n टर्म्स है तो मैं इसको n बोलूं, n+1/1 माइनस r। इसके लिए n क्या है, दैट इज k-1। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, a क्या है 1, तो मैं इसको नहीं लिख रही और लिख देती हूँ, चलो 1 × 1 माइनस 1/2 k
-1 + 1, तो यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली वो 2k हो रहा है, राइट। डिवाइड बाय 1 - 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे टोटल, अगर मैं इसको लिखूं अच्छे से, तो ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है 2n, यहाँ से 1/2 आया, उसका 2 मैंने ऊपर चढ़ाया, तो 2n इंटू 1 को अब नहीं लिख रहे हो, 1 - 1/2 अब ये k की वैल्यू जो है वो मैं लिख देती हूँ 2n इंटू 1 - 1/2 log n बेस 2। अब आप सबको पता है कि log की एक प्रॉपर्टी है a log 2 और से a log c है, तो इसको हम लिख सकते हैं c log a बेस b, मतलब बेस दोनों में से में ये दोनों इक्वल है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो मैंने अगर इस लॉग प्रॉपर्टी का मैं यूज करूँ तो ये मुझे मिलेगा 2n इंटू 1 माइनस ये 2 मैं n की जगह पे n को 2 की जगह पे लाती हूँ, तो n log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बेसिकली ये मुझे क्या मिल रहा है 1/n, राइट। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया 1/n। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1 - 1/n की वैल्यू हो जाएगी n - 1/n, और ये 2n तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, ये n को अगर मैं कैंसिल करूं तो टोटल वैल्यू होगी 2n - 1, ये सम मुझे मिलेगा j का। लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्सिटी पूछिए तो वो ऑर्डर ऑफ n होगी, बिकॉज मैं कॉम्प्लेक्सिटी में इस कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि आपको कैसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे मुझे g1 एंड g2 दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर बात है कि n की वैल्यू देखो, ये जो है g1 ये n³ है, पर सिर्फ n की वैल्यू कम है उसके लिए 0 से लेके 10,000 के बीच में। n की वैल्यू जब ज्यादा है तब तो वो n² ही है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमने पहले ही बात की थी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि जब n की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब इनपुट बहुत ही बड़ा होता है, तब एल्गोरिथम कैसा काम कर रहा है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर फाइनल वाला कौन सा करूंगी, ये, और यहाँ पे ये। अब देखो n की वैल्यू अगर 100 से ज्यादा होगी तो देखो ये क्या हो रहा है 100 से लेके 10,000 तक g1 ऑफ n होगा n²। फिर 10,000 तो उसके बीच में अगर हम इसको देखें तो 100 में के बीच में यहाँ पे g2 होगा, एक्चुअली ये होगा n³ और g2 होगा n³, मतलब दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं 1000 से ज्यादा की बात करूं, मतलब कि n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स है 10,000 से ज्यादा, तो g1 क्या मुझे मिल रहा है ऑर्डर ऑफ n², g2 क्या मुझे दे रहा है इसके लिए ऑर्डर ऑफ n³, इसका मतलब बेसिकली ये बड़ा है। तो आप g1n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g2n लिख सकते हो। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि g1 इज ऑर्डर ऑफ n³, राइट, आप ऐसा बोल सकते हो। g1 इज ऑर्डर ऑफ n³, नहीं बोल सकते, बिकॉज टाइटेस्ट बाउंड नहीं है। देखो अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n² आ रहा है और आप ऑर्डर ऑफ n बोल रहे हो तो वो सही है। मतलब मैंने मैगी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि मैगी जो है वो आप 1 ईयर में एटलीस्ट मैगी को बनने में मैक्सिमम 1 ईयर लगता है, उससे ज्यादा नहीं, तो आप टेक्निकली करेक्ट बोल रहे हो, बिकॉज मैगी 2 मिनट में बन जाती है, राइट। तो 1 ईयर अगर मैं बोल रही हूँ तो आप टेक्निकली करेक्ट हो, लेकिन वो टाइटेस्ट बाउंड नहीं है, राइट, दैट इज नॉट फिजिबल आंसर, राइट। तो यहाँ पे ये टेक्निकली करेक्ट है, मतलब ये टाइटेस्ट बाउंड नहीं है, इसलिए ये नहीं आंसर होगा। g2 इज ऑर्डर ऑफ g1, दिस इज टोटली इनकरेक्ट, बिकॉज g2 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये एक्चुअली नॉट इक्वल होगा। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कि g2 इज ओमेगा ऑफ g1, देन इट इज करेक्ट, राइट, बट अपने केस में ओमेगा नहीं लिखा है तो इट इज इनकरेक्ट, एंड g2 इज ऑर्डर ऑफ n, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। सो आई होप यू गेट द आंसर, वाई ये आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें कंपैरिजन करनी है। तो देखो हमें देखना है कि विच वन ऑफ दिस फॉल्स। यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे हम इस 100 को इग्नोर करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n। यहाँ पे हम डिवाइड बाय वाले 100 को इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी होगी ऑर्डर ऑफ n log n। बेसिकली ये दोनों सेम है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं
राइट। तो रूट लॉग एन है, इसको मुझे लॉग लॉग एन से कंपेयर करना है। तो आप एक दो चीज कर सकते हो इसके लिए, आइदर मैं लॉग एन की वैल्यू ले लेती हूँ 2 के पावर में कुछ ले लेती हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगी, 2 के/2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपना सिर्फ के। क्यों के हुआ, लॉग एन इज इक्वल्स टू 2 के, देन लॉग दोनों साइड मैंने लगाया, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 2 के आगे आ गया और ये log 2 हो गया, log 2 इज 1। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे इस तरह से मिला। तो आपको पता है कि ये जो है, मतलब आप देख सकते हो कि ये गलत है। क्यों गलत है, ये बोल रहा है कि ये बड़ा है, बट इन एक्चुअल दिस इज बिगर, राइट, ग्रोथ इसकी ज्यादा है, तो ये फॉल्स है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल तो एटलीस्ट देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर x लेस देन y है, दोनों पॉजिटिव पावर है, और x लेस देन y है, मतलब मान लो यहाँ मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे 8 लिया, तो n raised to 5 will always be order of n raised to 8. This will always true, right? Because ये पावर वाइज अगर आप देखो तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो ये भी करेक्ट है। अब ये देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि 2 रेस टू n बड़ा है एंड n रेस टू k छोटा है, कैसे पता चला, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। तो सही बात है ना, ये 2 की पावर में है और ये नॉर्मल लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन से ज्यादा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। इस टाइप की एक टेक्निक भी है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर मुझे दो फंक्शंस को कंपेयर करने को बोला है तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों फंक्शंस में से पहले कॉमन अगर कोई टर्म्स है तो उसको निकाल दो। अपने केस में कोई कॉमन टर्म नहीं है। अब क्या करना है, दोनों साइड लॉग लगाओ। मैंने दोनों साइड लॉग लगाया तो ये हो गया log 2 रेस टू n और ये हो गया log n के। लॉग लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो, मतलब कि यहाँ पे log 2 रेस टू n है तो n आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू 1, तो ये n रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, log n प्लस log k। बेसिकली log k की वैल्यू, ये k कांस्टेंट है तो log k की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ। तो log लेने के बाद मुझे जो फंक्शन बड़ा मिलेगा उसकी ग्रोथ ज्यादा है, जो फंक्शन मुझे छोटा मिलेगा उसकी ग्रोथ कम है। अगर log लेने के बाद, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर log लेने के बाद दोनों सेम मिला तो आई कांट कमेंट अबाउट द ग्रोथ। ऐसा इसलिए होता है कि आप log का कोई ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो मतलब मान लो कि ये दो वैल्यू जो है, इसको मैं प्रोजेक्ट करूं तो बहुत ही एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन इसको अगर मैं y एक्सिस पे log पे, मतलब ये n की वैल्यू है और ये log n की वैल्यू है, इसको y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो तो दोनों के बीच की दूरियां जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो इससे मुझे ऐसा पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब लॉग लेने के बाद कोई बड़ा छोटा पता चल जाए तो आप उसको ग्रोथ के फंक्शन में भी लिख सकते हो। लेकिन लॉग लेने के बाद दोनों सेम हो जाए तो आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, वो सेम भी हो सकती है, ग्रोथ डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। उस केस में क्या करना, वो ऐसा क्वेश्चन आया था, हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन में आएगा वो टाइप जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमें इन तीनों को कंपेयर करना है टू चेक इसमें से ट्रू कौन सा है। पहला हमें दिया है 3 √n और दूसरा हमें दिया है 2 √n log n। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर दोनों साइड log लेती हूँ और ये जो 3 है वो कांस्टेंट है तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ, तो दोनों साइड अगर मैं log लूंगी तो ये log तो ये क्या हो जाएगा √n log √n। और ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा, ये n है, √n नहीं है, मेरी गलती है, तो ये बेसिकली n है, तो ये हो जाएगा √n log n। ये इसमें क्या होगा, log लेने से n log n जो है √n log n वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे log 2 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 है, इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। बेसिकली ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों की ग्रोथ के बारे में ये मैं कमेंट नहीं कर सकती, वो सेम हो भी सकता है, वो अलग भी हो सकता है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, तो उस केस में n की एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लो। तो मैंने n की वैल्यू ली सपोज 2 रेस टू 20। अब मैंने 2 रेस टू 20 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 को मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो n है 2 रेस टू 20, उसकी पावर में है n/2 दैट इज 2 रेस टू 10, राइट। मैंने क्या किया, n/2 कर दिया, n रेस टू 1/2 किया, राइट। तो 2 रेस टू 1/2 इंटू 20, तो ये मुझे इतना देगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 रेस टू √n की वैल्यू क्या होगी, 2 रेस टू 10 log n की वैल्यू क्या होगी,
2:20, 20 आगे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2:20 और ये इसकी वैल्यू होगी 1024। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2:10 इंटू 20 एंड log 2 को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2048 मतलब 1024 इंटू 2 इंटू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1024 इंटू 20 सिमिलर, राइट। तो अगर ये मुझे बहुत बड़ी वैल्यू के लिए सिमिलर मिला तो मैं ऐसा कमेंट कर सकती हूँ कि ये दोनों फंक्शन की ग्रोथ इक्वल है, राइट। लेकिन सिर्फ लॉग के बेसिस पे मैं नहीं कहूंगी, मैंने इसको बहुत बड़ी n की वैल्यू लेके सॉल्व किया है और तब मुझे पता चला कि दोनों की ग्रोथ कितनी है, सेम है, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ दैट f of n is equals to theta of g of n, सिमिलर वे g of n is equals to theta of f of n। और अगर ये थीटा है तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ g of n एंड g of n is equals to ऑर्डर ऑफ f of n। मतलब कि थीटा जो है, देखो थीटा मतलब इक्वल, अब ये क्या कहता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ, क्या मतलब क्या होता है कि g of n की ग्रोथ आइदर f of n जितनी है या उससे ज्यादा है। अपने केस में वो f of n जितनी है, मतलब ये भी सही है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, f of n की ग्रोथ g of n जितनी है और उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं हो सकती, राइट। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया। सेम वे आप ओमेगा के लिए भी लिख सकते हो। अब इसको देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो मुझे n फैक्टोरियल को कंपेयर करना है n रूट n से। अब मैंने एक स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन है, मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको, वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैं दोनों साइड अगर लॉग लूं तो ये n फैक्टोरियल एग्जैक्टली सेम होता है ऑर्डर ऑफ n log n। वो कैसे होता है, उसके लिए भी आप सोच सकते हो कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, log n फैक्टोरियल मतलब log 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस अप टू log n लिख सकती हूँ इसको। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये फंक्शन जो है वो, अगर इसकी जगह पे मैं log n प्लस log n प्लस log n n टाइम्स करूं तो वो इसके जितना ही होगा। इसका एक अप्रोक्सीमेशन है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जहां पे आप इसको समझ पाए, लेकिन एज ऑफ नाउ आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो एग्जैक्टली सेम होती है, थीटा ऑफ सेम होती है n log n की जितनी। तो मुझे ये पता है कि n log n है, हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो गई, ये थीटा ऑफ n log n होगा log लगाने के बाद। इस पे log लगाया तो रूट n आगे आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log n। तो बेसिकली ये n log n है और ये रूट log n है, मतलब कि ये ज्यादा है, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, h of n is greater than f of n is equals g of n। अब इसके लिए देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, h of n is order of f of n। देखो h of n बड़ा है तो आप ये नहीं लिख सकते, ओमेगा होता तो बात सही होती, इसका मतलब ये गलत है। h of n is order of g of n, अब f of n and g of n दोनों सेम है तो आप इसके लिए भी ये नहीं लिख सकते। g of n is not order of f of n। देखो ये f of n होगा, क्यों होगा, g of n is equal to f of n होगा, बिकॉज दोनों की ग्रोथ सेम है, तो ये भी गलत है। f of n is order of g of n, आप ये लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि f of n एग्जैक्टली सिमिलर है c g of n जैसा, राइट। तो आप इसके लिए आप लिख सकते हो कि f of n is equals to order of g of n, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन बाकी के गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस दिए हैं f of n और कंपेयर कर ले हूं मैं g of n से। f of n क्या है, n स्क्वायर log n, g of n क्या है, n log n रेज टू 10। अब दोनों में से कॉमन टर्म्स को पहले एलिमिनेट करना है, फिर हम लॉग लगाएंगे, ये एक कंडीशन है। तो जहां यहाँ पे कॉमन टर्म्स में से मैंने यहाँ पे n को निकाला तो ये एक n निकल गया, यहाँ पे log n को निकाला तो इसकी जगह पे 9 हो गया, तो मुझे क्या रहा, यहाँ पे log n रहा, यहाँ पे log n रेज टू 9। अब ये एक रूल है कि लॉगरिथमिक की पावर जितनी भी हो वो लीनियर से हमेशा कम रहेगा। तो log की पावर जितनी भी बढ़ा दो वो हमेशा लीनियर से कम रहेगा। दैट मीन्स f of n इज ग्रेटर देन g of n है। तो आप लिख सकते हो g of n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ f of n, और आप लिख सकते हो f of n इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ g of n।
लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हो कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, दोनों सेम नहीं है, ग्रोथ ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया, मैं आगे देखूंगी ही नहीं। जी ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, लेकिन ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, मतलब कि जी ऑफ एन की ग्रोथ एफ ऑफ एन से ज्यादा नहीं है, ज्यादा या सेम नहीं है। तो ये टेक्निकली ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ये गलत है, तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये मेरा गलत है। यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, ये स्टेटमेंट गलत है, इसकी वजह से गलत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, मतलब कि n प्लस के रेस टू अगर 2 करे तो n स्क्वायर प्लस 2n के प्लस के स्क्वायर ऐसा मिलेगा, राइट। हम कोई भी इसमें ले ले, आपको सबको पता है कि इसका जो भी इक्वेशन आएगा, हम इसका जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल आएगा, हाईएस्ट पावर क्या होगी, के तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, हाईएस्ट पावर क्या होगा, n रेस टू m। तो हम बेसिकली सिग्निफिकेंट टर्म पे काम करते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिग्निफिकेंट टर्म जो दी गई, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है, 2 रेस टू n प्लस 1 को हम 2 रेस टू n से कंपेयर कर रहे हैं। 2 रेस टू n प्लस 1 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 रेस टू n, मतलब कि 2 रेस टू 1 इंटू 2 रेस टू n, राइट। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, तो बेसिकली ये क्या होगा 2 रेस टू n, तो आप इसको ऑर्डर ऑफ 2 रेस टू n भी लिख सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो लास्ट स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, 2 रेस टू 2n प्लस 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 रेस टू 2n, मतलब 2 रेस टू 1 एंड 2 रेस टू 2n। तो आप ये 2 को तो इग्नोर कर पाओगे, देखो ये 2 इग्नोर हो जाएगा, लेकिन आप 2n वाले 2 को इग्नोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये 2 रेस टू n प्लस 2 जैसा कुछ नहीं है, ये n के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो बेसिकली ये 2 रेस टू 2n और 2 रेस टू n को कंपेयर करो तो बेशक ये ही बड़ा है, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, बिकॉज ये क्या होगा, 2 रेस टू 2n प्लस 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 रेस टू 2n, टाइटेस्ट बाउंड, राइट। आप आई होप आप ये समझ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने गलत किया, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ कोई फंक्शन नहीं दिया है, बस मुझे एक रिलेशन दे दिया है। क्या दिया है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन। अगर दोनों सेम होते तो मैं एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन भी लिख सकती, जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन भी लिख सकती। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या प्रूव करता है कि दोनों सेम नहीं है, मतलब कि जी ऑफ एन स्ट्रिक्टली बड़ा है एफ ऑफ एन से, राइट। जी ऑफ एन स्ट्रिक्टली बड़ा है एफ ऑफ एन से, लेसर और इक्वल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर लेस इक्वल होता तो मैं ये भी लिख सकती जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, और नहीं है मतलब एफ ऑफ एन से बड़ा है जी ऑफ एन। यहाँ पे क्या है, किया है, जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन सेम है, जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन सेम है। अगर ये सेम है तो मैंने जैसा बोला एच ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन आप लिख सकते हो। अगर दोनों सेम है, थीटा नोटेशन से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, अगर आपको ऐसा दिया है तो आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन। तो ये वाला केस हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली ये टाइप के फंक्शंस आपको दी है। अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लाता है। देखो, एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन करूंगी, दोनों में बड़ा कौन है, जी ऑफ एन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो जियो जो बड़ा है वो मतलब ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन आनी चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन मुझे पता है कि जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन सेम है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 एच ऑफ एन लिख सकती हूँ। 2 को अगर मैं इग्नोर करूं क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन होनी चाहिए, लेकिन एच ऑफ एन एंड जी ऑफ एन दोनों सेम होती है। देखो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन मिला। मेरे नॉलेज के हिसाब से दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी होती है वो आंसर होता है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। तो ये दोनों जो है वो इक्वल है, क्योंकि जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन क्या कहा है, इक्वल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन। तो देखो एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन, मतलब एफ ऑफ ये बड़ा है, एफ से एच बड़ा फंक्शन है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखती हूँ, एच ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, यस, बिकॉज ये कह रहा है कि एच ऑफ एन की ग्रोथ
एफ ऑफ एन की ग्रोथ एच ऑफ एन से ज्यादा नहीं है बिकॉज नॉट इक्वल लिखा है, तो ये भी बड़ा है, सही है। अब इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन किया तो बेसिकली वो मुझे कुछ एंड जी ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन किया। अब देखो एक्चुअली मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, मैं इन दोनों को मिटा दूं तो मैं क्या बोल रही हूँ, एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। इसका मतलब ऐसा हुआ दोनों में से मैंने इसको मिटा दिया, एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू जो कॉमन टर्म्स को मैंने हटा दिया। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जी ऑफ एन की ग्रोथ ज्यादा नहीं है एफ ऑफ एन से, तो ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 2 रेस टू एन फैक्टोरियल एन रेस टू लॉग एन, राइट। तो यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, तो पहले एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 2 रेस टू एन है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, दोनों साइड अगर लॉग लू तो मैंने अभी भी बोला लॉग एन फैक्टोरियल एन लॉग एन होगा, और ये क्या हो जाएगा एन इंटू लॉग 2। तो बेसिकली ये सिर्फ एन है और ये एन लॉग एन, दैट मीन्स एफ ऑफ एन छोटा है एंड जी ऑफ एन उससे बड़ा है। तो ये मुझे दो फंक्शंस की कंपैरिजंस मिली। अब नेक्स्ट कंपैरिजन में देखती हूँ, तो यहाँ पे जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन को कंपेयर करती हूँ। तो ये मुझे पता है एन लॉग एन है, लॉग लगाने के बाद दोनों जगह पे अगर मैं लॉग लगाऊं और ये क्या हो जाएगा लॉग एन रेस टू लॉग एन, तो ये बेस 2 है तो आगे आ जाएगा, तो ये टर्म आप लिख सकते हो लॉग एन, मतलब ये आगे आया लॉग एन इंटू लॉग एन, मतलब ये बेसिकली हो गया लॉग एन स्क्वायर, राइट। तो अब लॉग एन स्क्वायर और एन लॉग एन को कंपेयर कर रहे हो तो बेशक यहाँ पे लॉग एन के साथ एन मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लॉग एन के साथ लॉग एन मल्टीप्लाई है, तो दिस इज बिगर, मतलब कि ये बड़ा है किससे, एच ऑफ एन से। अब इस केस में मुझे एच ऑफ एन और एफ ऑफ एन दोनों को कंपेयर भी करना पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, तो 2 रेस टू एन एंड एन लॉग एन को अगर कंपेयर करूं, दोनों साइड लॉग लूं तो इसकी वैल्यू है एन, बिकॉज ये लॉग है तो एन आगे आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे लॉग एन स्क्वायर। अभी अभी मैंने बोला कि लॉगरिथमिक की पावर कितनी भी बड़ी हो लीनियर से कम है, मतलब कि एच ऑफ एन एक्चुअल में छोटा है एफ ऑफ एन से भी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दैट इज एच ऑफ एन लेसर देन एफ ऑफ एन लेसर देन जी ऑफ एन। तो अब देखो कौन कौन से ऑप्शन सही है गलत है। एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, क्या आप लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन, आप नहीं लिख सकते बिकॉज एच ऑफ एन छोटा है तो आप ऑर्डर में नहीं लिख सकते, उसको बिगो में नहीं लिख सकते। नाउ नेक्स्ट, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, नहीं लिख सकते बिकॉज जी ऑफ एन तो बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो आगे देखूंगी ही नहीं मैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जी ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आगे देखूंगी ही नहीं। एच ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, एच ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन मतलब एफ ऑफ एन बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जी ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन, तो इसका मतलब है जी ऑफ एन से छोटा ग्रोथ है एफ ऑफ एन का, जो यहाँ एज पर दिस करेक्ट है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे कंपैरिजन करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो आपको एक बात ख्याल होनी चाहिए कि n रेस टू 0.333 समथिंग कुछ है या 666 समथिंग है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है, 1/3 की वैल्यू क्या होगी 333 टाइप ही होगी कुछ, राइट, ये 0 पॉइंट समथिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये 2.78 समथिंग रेस टू n है क्योंकि e की वैल्यू है, राइट। ये क्या है n रेस टू 1 पॉइंट, अगर मैं ये फाइंड करूं तो एक्चुअली मुझे 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.4 अराउंड मुझे कुछ मिलेगा। मैथमेटिकली आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट यू कैन अज्यूम दैट यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, ये है n, मतलब n की एक पावर 1 है और log n रेस टू 9 है, और ये क्या है 1.00000001, इसको अप्रोक्सीमेशन में 1 नहीं डाल देना है, राइट, ये कांस्टेंट नहीं लेना है बिकॉज n की वैल्यू और पॉइंट के बाद लास्ट में एटलीस्ट एक 1 है। अगर इसको कंपेयर करो तो मुझे बट ऑब्वियस पता है कि a और d में से रिलेशन ऐसा है, a जो है वो छोटा है, और यहाँ पे मुझे क्या बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये सही हो सकता है ये गलत हो सकता है बिकॉज d से ज्यादा a है, तो ये गलत है ऑप्शन, ये सही हो सकता है ये सही हो सकता है।
अब देखते हैं, मतलब मेरा एटलीस्ट ये ऑप्शन निकल गया। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये E और इसमें से कौन सा बड़ा है। तो ये कि 2.78 की पावर n है, ये 1.00 समथिंग की पावर n है, दैट मीन्स B इज लेसर देन E, दैट इज फॉर श्योर। B इज लेसर देन, मैंने गलत लिखा, E इज लेसर देन B, E इज लेसर देन B, दैट इज फॉर श्योर। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे E बड़ा है, B छोटा है। अब देखते हैं, अब मैं क्या करूंगी, देखो AD मुझे मिल गया, EB मुझे मिल गया, यहाँ पे A और मतलब मैं बेसिकली C और D को कंपेयर करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा आंसर है, राइट। तो C और D को कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो ये n⁻⁴ है, इसको कंपेयर करना है n log n⁻⁹ कॉमन टर्म्स को निकालो तो ये n⁻⁴ है, इसको हम निकाले तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय n कर रहे काइंड ऑफ कुछ, राइट। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, n 7-4/3 होल, राइट। नहीं, एक्चुअली मुझे वो मिलेगा 7-4/4, दैट मीन्स n 3/4, और ये यहाँ पे क्या मिलेगा, log n⁻⁹ लेकिन अभी भी मैंने आपको बोला कि ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन n की पावर कुछ भी हो, लीनियर फंक्शन ऑलवेज बड़ा होता है log n से। log n की पावर कुछ भी हो, लीनियर फंक्शन हमेशा उससे बड़ा होता है। तो इन दैट केस C इज ग्रेटर देन D। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रही हूं, तो A C के बाद D आएगा, फिर एक्चुअली A D के बाद C आएगा, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मुझे दिया हुआ है, मुझे कंपेयर करना है 2n n⁻3/2, दोनों को कंपेयर करो, लॉग लेती हूँ तो यहाँ पे लॉग लेने से n आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे लॉग लू तो 3/2 आगे आ जाएगा जो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा log n। तो बट ऑब्वियस है कि इन दोनों फंक्शन में से 2n वाला फंक्शन जो है वो बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे n⁻3/2 से 2n बड़ा है, मतलब f of n इज ग्रेटर देन f of 2। अब इसको क्या बोला है मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले f2 आना चाहिए फिर f1 आना चाहिए, तो f2 के बाद f1, f2 के बाद f1, f2 के बाद f1, f2 के बाद, तो मतलब 4 ऑप्शन सही है अभी एज ऑफ नाउ। अब इसको चेक करते हैं, n⁻3/2 n log n को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे -1 करोगी तो यहाँ से कॉमन टर्म एलिमिनेट की, तो ये क्या हो गया, 3 - 2 लाइक हो जाएगा 1/2, 3 - 2/2 दैट इज 1/2 या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log n। अभी अभी बोला कि लीनियर हमेशा ज्यादा होता है लॉगरिथमिक से, इसका मतलब 3n/2 जो है वो बड़ा है, 3n/2 जो है वो बड़ा है, कौन से, किससे, n log n से, मतलब f of 2 is greater than f of 3। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों इससे छोटे हैं, नहीं, एक्चुअली f of 2 से नहीं कंपेयर करने की जरूरत है, मुझे क्या बोल रहा है, सबसे पहले f of 3 आना चाहिए, फिर f of 2, फिर f of 1, f of 3, f of 2, f of 1, f of 3, देखो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी गलत है, 2 पहले दिया है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब नेक्स्ट मुझे चेक करना है इन दोनों में से, मतलब कि मैं 1 और 4 को चेक कर लूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1 और 4 को। तो 2n को कंपेयर कर रही हूँ n⁻log 2n से, दोनों साइड लॉग लेते हैं, यहाँ पे लॉग लिया, यहाँ पे लॉग लिया, तो ये n हो जाएगा, log 2 वो जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे log n बाहर आ जाएगा ये, और log n इंटू log n दैट इज log n स्क्वायर, और ये हो जाएगा n, लॉगरिथमिक से बड़ा है तो मतलब ये सबसे बड़ा है, और इसके बाद f4 आएगा, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट मेरा ये आंसर हो जाएगा। अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो आपको फिर उसमें भी देखना पड़ेगा, यहाँ तो ऑप्शन के बेसिस पे मैंने कंपेयर कर दिया और आंसर मिल गया। अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो आपको इन दोनों को भी कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और ये एक लास्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा बोला है कि किसी की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, एवरेज की कॉम्प्लेक्सिटी ए ऑफ एन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो वर्स्ट केस है ना, उससे ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो वर्स्ट, अगर देखो जैसे कि आपको पता है कि सिलेक्शन सॉर्ट में बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, एवरेज की भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, एंड वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब होती है।
सॉरी एन स्क्वायर होती है, तीनों में सेम है, तो दैट इज पॉसिबल। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन क्यूब मिली आपको और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मतलब वर्स्ट केस हमेशा ही वर्स्ट होता है। तो आइदर बेस्ट एंड एवरेज केस उसके जितने हो गए या उससे कम हो गए, उससे ज्यादा कभी नहीं हो गए। आई होप आप ये समझ रहे हैं। इसका मतलब एवरेज केस जो है उसके लिए वर्स्ट केस या तो एवरेज केस वर्स्ट केस जितना होगा या तो उससे कम होगा। तो इसके लिए मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, ये भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थीटा है कि नहीं एल्गोरिदम पे, राइट। लेकिन मैं ऑलवेज ये बोल सकती हूँ कि या तो एवरेज केस वर्स्ट केस से छोटा है या उसके जितना होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। तो दिस इज द आंसर। और आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिग ओ और स्मॉल ओ में डिफरेंस ये है कि बिग ओ में आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन स्मॉल ओ में आपको कंपलसरी ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया है कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये मैं नहीं बोल सकती। तो अच्छा ऑप्शन कौन है, ये है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। आप अपने फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर देख सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं। आई लव टू डिस्कस ओवर दैट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।